हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के रिगार्डिंग, जिसके 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, आज मैं आपको जो है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग इस चैप्टर के आपको जो है 1 नंबर वाले, 3 से 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो है आ सकते हैं, और विद आंसर आपको बताने वाला हूं कि 1 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं विद आंसर, 3 से 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं विद आंसर, और 6 नंबर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं विद आंसर। आपको उसके अंदर क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है, कैसे तालिका बनानी है, सारी की सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। और ये पीडीएफ, आप इस पीडीएफ को किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी एग्जाम में जो प्रिपरेशन है वो कर सकें इस पीडीएफ के माध्यम से। केवल आपको इस क्वेश्चनों को लर्न कर लेना है और एग्जाम में जाके कॉपी पेस्ट कर देना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बार बार कह रहा हूं किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपके पास बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, मेरे भाई दुनिया के किसी भी बोर्ड से हैं, आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सभी बोर्ड्स के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पे आते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो कहता है किसी वस्तु को सामान्य वस्तु कब कहा जाता है। तो भाई, किसी भी वस्तु को सामान्य वस्तु तब कहा जाता है जब उसका आय प्रभाव धनात्मक हो और कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी वस्तु को निकृष्ट वस्तु कब कहा जाता है, मतलब घटिया वस्तु की यहाँ पे ये बात कर रहा है, कब कहा जाता है। जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है उसको जो है घटिया वस्तु कहते हैं। पानी की मांग जो है वो बेरोजगार क्यों होती है। 1000 बारी, लाख बारी ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि भाई पानी की जो मांग है वो बेरोजगार क्यों होती है, क्योंकि पानी जो है वो एक अनिवार्य वस्तु है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। बाजार मांग जो है वो किस चीज को कहते हैं, 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्केट डिमांड को जो है एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जो कि आपका तटस्थ वक्र का या अनधिमान वक्र का जो ढलान होता है जिसको वो प्रकट करता है उसको MRS कहते हैं जी। एक दिष्ट अधिमान क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें उपभोक्ता अगर उसके पास कोई 2 बंडल हैं और एक बंडल में उसके पास एक वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी है और दूसरे वाले बंडल में कम क्वांटिटी है, तो वो उसको ज़्यादा लेना पसंद करता है। उस वाले बंडल को वो ज़्यादा लेना पसंद करेगा जिसमें पहली वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी है एज कंपैरिजन टू दूसरे बंडल में। इसके बाद बजट रेखा का समीकरण और बजट सेट का समीकरण। ये 8 क्वेश्चन जो है गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। आपको दुनिया का कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, तो भाई आप उपभोक्ता का व्यवहार और मांग से ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं। सामान्य वस्तु किसको कहते हैं, घटिया वस्तु किसको कहते हैं, पानी की मांग बेरोजगार क्यों होती है, बाजार मांग, MRS, एक दिष्ट अधिमान, बजट रेखा का समीकरण और बजट सेट का समीकरण। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करके जा सकते हैं। 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो 3 से 4 अंक के अंदर आ सकते हैं और आपको उसके अंदर जो है क्या आंसर लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है वह मांग में वृद्धि और मांग की मात्रा में वृद्धि, इन दोनों में अंतर बताइए। जी हाँ, मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मांग में वृद्धि, मांग की मात्रा में वृद्धि, या मांग में कमी, मांग की मात्रा में कमी, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। मैंने यहाँ पे आपको वृद्धि और इसका बता दिया है, मांग की मात्रा में वृद्धि, इसके आने के चांस है कहीं ज्यादा है। सब सेम ही है, आप एक लर्न कर लेंगे, बाकी तीनों बहुत ही आराम से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जब कीमत के कारण होता है उसको क्या कहते हैं, और जब कीमतेतर कारक के कारण क्या होता है, ये इसको आप लर्न कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके आपको आ जाना है 3 नंबर में। उसके बाद कहता है गाइस, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बारी एग्जाम में आया हुआ है कि एक वस्तु की दी गई कीमत पर उपभोक्ता ये डिसीजन कैसे लेता है कि वो उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। ये उपभोक्ता के व्यवहार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है
3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, उपभोक्ता संतुलन के ऊपर ये क्वेश्चन है। भाई एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे सीधा नहीं पूछा उसने कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, उनने घुमा दिया आपको कि भाई अगर एक वस्तु की कीमत दी हुई हो तो उपभोक्ता ये डिसीजन कैसे लेगा कि वो कितनी मात्रा खरीदे, पूछिए उपभोक्ता का संतुलन ही रहा है यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तु का उपभोग करता है, एक्स और वाई का। उपभोक्ता का संतुलन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक उपयोगिता विश्लेषण से और एक आपका अनादिमान वक्र विश्लेषण से। तो कहता है उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए और उनको एक्सप्लेन कीजिए। दोनों ही कंडीशन, उपयोगिता विश्लेषण हो चाहे कार्डिनल अप्रोच हो चाहे ऑर्डिनल हो, चाहे उपयोगिता हो या क्रमागत हो या गणनावाचक हो, कोई सी भी होगा, इस दोनों की दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी उपयोगिता विश्लेषण की है, ये इसने यहाँ पे शर्त बता रखी है कि भाई ये शर्त होती है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, या इस शर्त को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसका क्या मतलब होता है, जब ये अधिक होता है तो क्या होता है, जब ये कम होता है तो क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस। और ये दूसरा यहाँ पे इसने लिख ही दिया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं 3 से 4 नंबर में। ठीक है, ये 2 वस्तु की स्थिति में और ये 1 वस्तु की स्थिति में। उसके बाद कहता है कि समझाइए कि किसी वस्तु की मांग उसकी संबंधित वस्तु की कीमतों के कैसे प्रभावित होती है, उदाहरण दीजिए। गाइस ये जो है 6 नंबर के क्वेश्चन में भी ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। संबंधित वस्तु 2 तरीके की होती है, एक स्थानापन्न वस्तु जिसको प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं और एक होती है आपकी पूरक वस्तु। ठीक है, ये दोनों किसी वस्तु की मांग को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जैसे चाय और कॉफी, कार और पेट्रोल, इनमें अगर किसी की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उससे उसकी जो दूसरी स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं हैं उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर चाय की कीमत अगर बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि उपभोक्ता चाय की जगह जो है वो कॉफी को पीना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कार की डिमांड घट जाएगी, लोग अब कार, स्कूटर, बाइक वगैरह कम खरीदेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफाइन करना है और यहाँ पे आप इसका कर्व का भी यूज कर सकते हैं, चित्र भी आप इसके अंदर बनाकर आ सकते हैं। ये गाइस एक रिपीटेड क्वेश्चन है 3 से 4 नंबर में कि भाई नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक एक का उदाहरण दीजिए। घटिया वस्तु का उदाहरण भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। अगर घटिया वस्तु का आपसे उदाहरण पूछ ले तो मोटा अनाज, मोटा बाजरा, मोटा कपड़ा, ये आप लिख सकते हैं। घटिया वस्तु को ही निम्न कोटि वस्तु भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। गिफिन अलग होती है गाइस, ठीक है, गिफिन वस्तु अलग होती है और ये अलग होती है। गिफिन और घटिया को दोनों को जो है आप बिल्कुल भी सेम मत कीजिएगा। गिफिन वस्तु जो है वो एक अलग ही टाइप की वस्तु होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर ज्यादा आपको समझना है नॉर्मल गुड्स और घटिया वस्तु और गिफिन इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट में जाना, व्यष्टि अर्थशास्त्र वीडियो नंबर 27, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि क्या डिफरेंस होता है तीनों वस्तुओं के अंदर, तो वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो 6 नंबर में भी एग्जाम में आया हुआ है कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार बता रहा है यहाँ पे, तो 4 का आएगा, 6 पूछेगा तो 6 में आ जाएगा। लेकिन मांग की कीमत लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये जो क्वेश्चन है गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आना ही आना है, गारंटीड है। मांग की जो लोच वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन आपका जो है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ये 4 पॉइंट इसने पूछे हैं तो 4 आप ये लिख सकते हैं, सारे लर्न कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट मार के आ सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो आता है, ये भी गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि TU और MU के बीच में संबंध बताइए और तालिका का प्रयोग कीजिए। TU और MU में किस तरीके का रिलेशन होता है, थ्योरेटिकल में भी आ सकता है ये कि TU जब बढ़ती दर से बढ़ता है तो MU बढ़ता है, TU अधिकतम होता है जब MU शून्य होता है, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसके बीच में थ्योरेटिकल रिलेशन या तालिका और ग्राफ भी, आप इसको जब इसको प्लॉट कर दोगे ग्राफ पे, ग्राफ भी बन जाएगा। तो भाई ये देखिए, ये जो यहाँ लिखा है ना थ्योरेटिकल, इसके ऊपर भी गाइस क्वेश्चन बहुत बारी आता है, खासकर पॉइंट नंबर 2 पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन उपभोक्ता के व्यवहार से पूछा गया है। बाकी उपयोगिता क्या होती है ये भी 1 नंबर का आ जाता है, लेकिन TU और MU में रिलेशन तो मैंडेटरी आएगा ही आएगा। ये टेबल आप लर्न करके जा सकते हैं और ये थ्योरेटिकल जो है आप यहाँ पे लर्न करके जा सकते हैं। तालिका ना भी पूछे तो भी आप बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कहता है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है उसको बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज को कहते हैं और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए क्या होता है। एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम
एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते रहते हैं वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती रहती है। ये भी गाइस 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, बोलता है उदाहरण के साथ बताइए, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लो एक व्यक्ति को भूख लग रही है बहुत ज्यादा, पहली रोटी खाने से उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी से कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम, और फिर वो खाना बंद कर देता है क्योंकि चौथी रोटी से उसको जितनी भी सीमांत उपयोगिता मिलनी है वो मिल चुकी है। पांचवी रोटी जो वो खाएगा उससे उसको कोई भी सीमांत उपयोगिता नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी या नेगेटिव हो जाएगी। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बनता है आपका 3 से 4 नंबर का अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं गाइस इन चैप्टर्स से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से बनते हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है वो कहता है अनादिमान वक्र की 3 विशेषताएं बताइए। गाइस इंडिफरेंस कर्व की जो फीचर्स हैं एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन जो है आना ही आना है। और कभी कभार तो ये वाला जो पॉइंट है कि इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर क्यों होता है, केवल ये क्वेश्चन भी सेपरेट 3 से 4 नंबर, इनफैक्ट 6 नंबर में भी सिर्फ सेकंड पॉइंट आपसे जो है पूछा जा सकता है। फीचर्स तो आने ही आने हैं, और फीचर्स के अंदर ये जो दूसरा फीचर है ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में पूछा गया है कई बारी, कभी सारे के सारे बोर्ड्स के अंदर 3, 4 और 6 नंबर में। तो आप इसको भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व के फीचर बताइए। और अगला और भाई फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम से, ये तो आप घर से ये लिख के ले जाना सीट पे। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इसको बताइए, इसकी शर्तें बताइए क्या होती है, और विद डायग्राम बताइए कि इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जो है भाई आप ग्रेजुएशन लेवल तक चले जाइए, कहीं पे भी आप चले जाइए, ये क्वेश्चन आपका पीछा जो है नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप उपभोक्ता का संतुलन पढ़ रहे हो और अगर आपने इंडिफरेंस कर्व से, देखो 2 तरीके से निकल सकता है, एक यूटिलिटी अप्रोच से, एक इंडिफरेंस से। ठीक है, तो अगर आपने भाई इंडिफरेंस कर्व से कैसे ज्यादा जो चांस है, एक यूटिलिटी अप्रोच होती है उपयोगिता विश्लेषण और एक होता है इंडिफरेंस, ज्यादा जो चांस है वो इंडिफरेंस कर्व के हैं। ठीक है, इस पे आएगा। बाकी ऊपर का मैं आपको बता चुका हूँ, एक वस्तु या 2 वस्तु का जो भी क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आ सकता है। बाकी तो 6 नंबर में मैंडेटरी है। इसकी जो शर्तें हैं, पहले इसने शर्तें बता दी कि भाई इस वाली अप्रोच से कैसे कंज्यूमर इसमें होता है संतुलन में, और फिर इसको डिफाइन कर दिया कि भाई इस शर्त का क्या मतलब होता है। पहली वाली शर्त का, जब ये ज़्यादा होती है तो क्या होगा, जब ये कम होती है तो क्या होगा। ये दोनों गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप इसको करके जाइएगा। कब किस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, कब किस वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा, ये यहाँ पे सब बता रखा है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। और दूसरी वाली शर्त का क्या मतलब है वो भी इसने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपको कैसे समझना है क्या नहीं, सारी की सारी वीडियोस गाइस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। एक एक वीडियो पूरा सिलेबस हमने जो है चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, कब घटती है कब बढ़ती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स की अधिक मात्रा खरीदेगा, वाई की कम खरीदेगा, क्यों एक्स की ज़्यादा खरीद रहा है, क्यों वाई की कम खरीद रहा है। तो भाई एक एक चीज़, एक एक वीडियो मैंने आपको जो है डिफाइन करके बता रखी है, आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये इसका डायग्राम है, बिल्कुल आपको घोल कर पी जाना है। ये इसकी बजट लाइन हो गई है। ठीक है, 3 इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पे, IC3, IC2 और आपका ये IC1। ये डायग्राम आपको भाई गोल कर पी जाना है, आना ही आना है एग्जाम के अंदर। और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो ई पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बजट लाइन और तटस्थता वक्र आपस में जो है टेंजेंट है एक दूसरे के, इस वजह से ई बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु है। बाकी आप चाहो तो ग्राफ को भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपने शर्तों को डिफाइन कर दिया, इतना काफ़ी है। 6 नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। ये भी गाइज एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया वस्तु 2 तरीके की होती है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। तो जो आय का जो प्रभाव होता है वो सामान्य वस्तु पे अलग होता है और घटिया वस्तु पे अलग होता है। ये सामान्य वस्तु का डायग्राम है, ये घटिया वस्तु का है। जब इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने का जो इफेक्ट है नॉर्मल पे अलग पड़ता है और इंफीरियर पे अलग पड़ता है। तो डायग्राम भी मैंने यहाँ पे आपको साथ के साथ बता दिया है, ताकि आपको किसी भी डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कैसे डायग्राम बनाना है ये भी मैंने आपको जो है यहाँ पे बता दिया। जब इनकम बढ़ेगी तो उसके नॉर्मल का ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, जब इनकम घटेगी तो नॉर्मल का ग्राफ कैसे जाएगा और इन्फीरियर का कैसे जाएगा, ये आप दोनों जो है ग्राफ अच्छे से कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बेटा टच नहीं करेगा, हवा में रहेगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे इसको आप बनाइएगा ये। ठीक है, इसको टच मत कीजिएगा। उसके बाद जो है ये टच मत करना, बार बार कह रहा हूँ, हवा में रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहने देना।
उसके बाद है गाइज रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का कि भाई मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है, इसका कारण बताइए। ये गाइज ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में 6 नंबर का, आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। भाई एक आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। एक कई सारे तरीके से आ सकता है कि कीमत बढ़ने पे मांग क्यों घट जाती है या कीमत घटने पे मांग क्यों बढ़ जाती है, ऐसा पूछे तो भी यही लिखना है। या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है तो भी यही लिखना है। या मांग वक्र नीचे की तरफ क्यों गिरता है तो भी यही लिखना है। ये क्वेश्चन 4-5 तरीकों से आ सकता है और सबका मतलब एक ही है कि भाई मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों गिरता है, कीमत घटने पे मांग क्यों बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घट जाती है। ये सब आंसर एक ही है। इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, एक ये पॉइंट लिखना है, एक ये पॉइंट लिखना है, एक ये और एक ये 5 पॉइंट आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि आखिर क्यों डिमांड कर्व जो है, ये जैसे डिमांड कर्व है ना, आखिर ये क्यों ऐसा ही क्यों बना, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं बना, ये ऐसा ही, ये ऐसा गिरता हुआ जो है क्यों बन रहा है, इसका क्या रीज़न है, वो इसने यहाँ पे सारे के सारे डिफाइन करे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको एग्जाम में पढ़ के जा सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस 6 नंबर में। अब मैं यहाँ पे आपको केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइज। आप इसको अगर पढ़ के जाएंगे, आई एम डैम श्योर कि इसमें से आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन में भी, दीर्घ क्वेश्चन में भी, लघु में भी, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, कैसा भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मैंडेटरी है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अगर एक उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग करता है, ठीक है, दोनों की कीमत 3 रुपये है, तो उपभोक्ता को जो है ऐसे संयोग का अगर वो चुनाव करता है जिसकी प्रतिस्थापन की दर 3 है, तो हमें बताना है कि उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। यहाँ पे आपको गाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर दोनों ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बराबर नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं आ रहा। एमआरएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कीमत अनुपात से। तो कंज्यूमर को संतुलन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की अधिक इकाइयाँ और वाई की कम करके वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बारी पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करना वही है। अगर आपने ऊपर की शर्त आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। और सेम क्वेश्चन ये भी यही है, 6 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर वाला जो था, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये इंडिफरेंस कर्व का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये उपयोगिता विश्लेषण का 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सीमा इंडिफरेंस कर्व का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये दोनों कैसे हुए हैं, ठीक है, लिखना तो यही है इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब एक्स की ज़्यादा वस्तु खरीदनी है, कब एक्स की कम खरीदनी है, ये सब क्या हो रहा है, अगर ये आपको समझना है तो मेरे भाई वीडियो है इसकी चैनल पे, एक वीडियो अपलोड कर रखी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट के जाकर उस सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, 2 वस्तु में कब होता है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैसे होता है, उपयोगिता के अकॉर्डिंगली कैसे होता है। एक वीडियो मैंने जो है बना रखी है, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मेरे भाई ये जो आपका चैप्टर था उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दी है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं उपभोक्ता का व्यवहार और मांग वाले चैप्टर से। आप इन क्वेश्चनों को गाइस गोल के पी जाइए, कंपलसरी है, मैंडेटरी, आप इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप अपने एग्जाम में प्रिपरेशन कर सके। इसको निकाल के आप जो है बहुत ही अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, इन्हीं का ही रट्टा लगा दीजिए और कंपलसरी है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीडीएफ जो है इसका आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ड्राइव ओपन हो जाएगी न्यू टैब पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके चैप्टर नंबर 2 इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे प्रीवियस मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।